हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ नई ऊर्जा के साथ एक नया वीडियो लेकर। और विषय है घटांग से आगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006 अध्याय 9 धारा 107 से लेकर 115। विषय बहुत ही रोचक है। रोचक इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के सिविल जज जूनियर डिवीज़न या हायर जुडिशरी की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उन व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो या जिनके पास उत्तर प्रदेश में जोत की ज़मीन है। क्योंकि वो इस टाइटल में हम लोग ये देखेंगे कि एक व्यक्ति जब मृत हो जाता है तो उसकी संपत्ति का न्यागमन उनके उत्तराधिकारियों में कैसे होता है। तो समय न गंवाते हुए हम लोग आते हैं विषय पर। धारा 107 से लेकर 115 में क्या वर्णन किया गया है इसको देखते हैं। और मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जिन व्यक्तियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा आग्रह है कि वो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उनको तुरंत सूचना इसकी मिल जाए। अब आते हैं हम लोग विषय पर। तो जब कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसकी संपत्ति दो तरीके से न्यागमन होता है। पहला ये तरीका है कि उस व्यक्ति ने वसीयत किया हो अपनी संपत्ति का कि मरने के उपरांत उसकी संपत्ति किसको न्यागमन होगा। तो उस कंडीशन में चाहे वो अपने उत्तराधिकारी को किया हो या उत्तराधिकारी से भिन्न व्यक्ति को किया हो, दोनों कंडीशनों में जो वसीयत में होगा उसका न्यागमन उसी के अनुरूप होगा। अब एक कंडीशन आता है कि उसने वसीयत नहीं किया है, तब कैसे होगा। तो उसके लिए इस धारा 108 से लेकर 115 में वर्णन किया गया। अब हम लोग आते हैं धारा 107 को पढ़ते हैं। तो 107 में वसीयत की बात कही गई है। अब वसीयत कौन कर सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें कहा गया है कि उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसी जोत में अपने हित का इच्छा पत्र द्वारा वसीयत कर सकता है। मतलब संक्रमणीय अधिकार वाला ही भूमिधर वसीयत कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है वसीयत, क्योंकि और किसी के पास अधिकार ही नहीं होता है अपने संपत्ति का न्यागमन करने का। अब यहाँ पे स्पष्ट यहाँ वर्णन भी है सब क्लास 4 में कि असंक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर या आसामी को किसी जोत में अपने हित को इच्छा पत्र द्वारा वसीयत करने का अधिकार न होगा। और एक बात और कहा गया कि इस धारा को बंधों के उल्लंघन में की गई कोई वसीयत शून्य होगी। अब उल्लंघन किस बात का होगा, ये सब क्लास 2 और सब क्लास 3 में दिया गया है। सब क्लास 2 कह रहा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित संक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर के संबंध में धारा 98 और 99 को बंध वसीयत किए जाने के निमित्त उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे जीवन काल में अंतरण के लिए लागू होते हैं। हालांकि यहाँ पे वर्णन है विधायिका द्वारा, लेजिस्लेचर द्वारा, इसलिए उसी तरीके से अक्षरशः हम लोग को भी लेना है। किंतु इस धारा को देखा जाए तो वसीयत के मामले में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा जाएगा तो उससे अटपटा प्रोविज़न लग रहा है, क्योंकि वसीयत में किसी का इंटरफेयर किया जाना वसीयत को ही दूषित कर देता है। वसीयत खुद की इच्छा की बात होती है। अब चूँकि इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी जीवन काल में व्यक्ति द्वारा अपने भूमि का अंतरण किया जाता है तो उसे जिलाधिकारी महोदय का परमिशन लेना जरूरी होता है। ये धारा 98 और 99 में दिया गया है। उसी बात को ये कह रहा है कि वसीयत के मामले में उसी प्रकार लिया जाएगा जिस प्रकार वो जीवन काल में ही कोई अंतरण कर रहा हो तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। तो हमें भी उसी प्रकार से देखना होगा। चूँकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये रहा हो कि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की भूमि को कोई अनधिकृत रूप से कब्जा न कर ले, हड़प न ले, इसलिए इस प्रोविज़न को लाया गया है। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक इच्छा पत्र किसी विधि, रूढ़ि या प्रथा में किसी बात के होते हुए भी लिखित रूप में और 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होगा और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रीकृत वसीयत मान्य नहीं होगा। वही ये बात कह रहा है धारा 107 का सब क्लास 5 की इस धारा को बंधों के उल्लंघन में की गई कोई वसीयत शून्य होगी। मतलब रजिस्ट्रीकृत वसीयत ही मान्य होगा। अरजिस्ट्रीकृत वसीयत के लिए तो अलग से प्रक्रिया है, प्रोबेट वगैरह कराया जाता है, लेकिन इस अधिनियम के लिए रजिस्ट्रीकृत वसीयत मान्य होगा। अब आते हैं धारा हम लोग 108 पे।
अब दो तरह की बातें हैं, एक पुरुष भूमिधर एक स्त्री भूमिधर, दोनों के लिए अलग अलग धाराएं दी गई हैं। पुरुष भूमिधर के लिए धारा 108 दिया गया है, स्त्री भूमिधर के लिए धारा 109 110 दिया गया है। बाकी और सबों में सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं। हम लोग धारा 108 को पढ़ते हैं कि यदि कोई पुरुष भूमिधर बिना वसीयत किए मर जाता है तो उसके भूमि का न्यागमन कैसे होगा। तो इसमें 4 सिद्धांत दिए गए हैं। हमें धारा 114 को भी साथ में पढ़ना होगा, उसमें भी कुछ शर्तें दी गई हैं। धारा 112 को भी पढ़ना होगा, उसमें भी कुछ सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। धारा 111 को भी पढ़ना होगा, उसमें बताए गए हैं कि किन किन व्यक्तियों पर या किन किन संस्थाओं पर यह उत्तराधिकार का नियम लागू नहीं होता है। तो हम लोग पहले अब धारा 108 को देख लेते हैं कि यदि कोई पुरुष भूमिधर है, उसके मृत होने पर उसकी संपत्ति का न्यागमन कैसे होगा। तो पहला नियम यह है कि उपधारा 2 के किसी एक खंड में निर्दिष्ट उत्तराधिकारी एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगे। अब उसमें जो खंड गिनाए गए हैं ए से लेकर ओ तक, तो उसमें एक के बाद एक लोग हैं, तो उसमें यही कह रहा है कि जो ए में है या जो बी में है वो सभी समान अंश प्राप्त करेंगे। दूसरा इसका सिद्धांत कह रहा है कि ए वाला बी को बी पर अधिमानता प्राप्त करेगा। मतलब यदि ए वाले ग्रुप में कोई व्यक्ति जीवित है तो बी वाले को संपत्ति न्यागमन नहीं होगा। पुनः उसके बाद से कह रहा है कि यदि कोई, तीसरा सिद्धांत इसी का, कि कोई विधवाएं हैं एक साथ तो वो समान अंश प्राप्त करेंगी। जैसे मान लीजिए कोई मृत पुरुष का अगर जो 2 विधवाएं हैं और 2 पुत्र हैं, एक पुत्री है, अविवाहित पुत्री, तो यहाँ 2 पुत्र और 1 पुत्री मिला के 3 अंश और विधवाओं का 1 चौथा अंश दिया जाएगा। विधवाओं को फिर 2 अंश अलग अलग 5 अंश नहीं किया जाएगा। वो यही बात कह रहा है कि विधवाएं समान अंश प्राप्त करेंगी। अब इसके बाद एक और बात ये कह रहा है कि विधवा का अंश तभी मिलेगा जब वो पुनर्विवाह न किया हो। अगर जो पुनर्विवाह कर लेती है तो उसको अंश नहीं मिलेगा, फिर वो अंश उसी के शाखा वाले को प्राप्त हो जाएगा। अब सब क्लास 2 में हम ए से लेकर ओ तक कैटेगरी देख लेते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है। तो कैटेगरी ए में बताता है कि विधवा को मिलेगा, अविवाहित पुत्री को मिलेगा या पुत्रियां हों, जो भी हो 1 2 3, और पुत्र को मिलेगा। ये कैटेगरी ए है। अब इनके न रहने पे फिर किसको मिलेगा, माता और पिता को मिलेगा। सी विलुप्त कर दिया गया है। डी है विवाहित पुत्री को मिलेगा। यहाँ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में थोड़ा सा यहाँ से और वहाँ देखा जाएगा तो थोड़ा सा अंतर यह है कि 2005 के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में विवाहित महिला को, पुत्री को भी कोपार्सनरी के रूप में मेंशन कर दिया गया। मतलब किसी पुरुष भूमिधर के मरने पर उसकी संपत्ति में उसी प्रकार वो जैसे अविवाहित पुत्री है उसी प्रकार समान अंश प्राप्त करेगी। चूँकि यहाँ जोत की ज़मीन में ऐसा नियम लागू नहीं होगा, यहाँ पे इसकी कैटेगरी में डी स्थान पे है, यानी कि यदि कोई पुत्र विधवा या अविवाहित पुत्री जीवित नहीं है तब उसके बाद उसके माता पिता को देखा जाएगा। अगर माता पिता भी जीवित नहीं हैं तब विवाहित पुत्री को मिलेगा, यानी कि चौथे स्थान पे यहाँ पे हैं। उसके बाद भाई और अविवाहित बहन को मिलेगा। फिर उसके बाद कह रहा है पुत्र की पुत्री को मिलेगा। फिर उसके बाद पिता की माता और पिता को मिलेगा, पिता के पिता को। फिर उसके बाद पुत्री का पुत्र को मिलेगा, पुत्री का विवाहित पुत्री को मिलेगा। फिर उसके बाद ये लोग भी नहीं रहते हैं जीवित तब विवाहित बहन को मिलेगा। ये भी व्यक्ति अगर जो जीवित नहीं है तो सौतेली बहन को मिलेगा। फिर बहन के पुत्र को मिलेगा, सौतेली बहन का पुत्र को मिलेगा, और फिर भाई के पुत्र को मिलेगा। उसके बाद माता की माता का पुत्र को मिलेगा, फिर पिता के पुत्र को मिलेगा। ये अंतिम में ओ में है पिता के पुत्र। ये कैटेगरी है जो अभी हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा है कि कैसे कैसे मिलेगा। तो एक कैटेगरी में जो आने वाले व्यक्ति हैं उनको समान अंश मिलेगा। यदि पहला वाला जीवित है तो दूसरे वाले को नहीं मिलेगा, दूसरे वाले जीवित है तो तीसरे वाले को नहीं मिलेगा। यदि कोई विधवा है और पुनर्विवाह नहीं किया है तब मिलेगा, पुनर्विवाह कर लेता है तो उसको नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम लोग स्त्री के बारे में कि यदि कोई स्त्री मरती है तो उसके संपत्ति का न्यागमन कैसे होगा। तो स्त्री के संपत्ति में 2 तरह के नियम हैं, एक तो उसको वरासत में मिला हुआ संपत्ति और एक दूसरा है कि स्वार्जित संपत्ति।
तो धारा 109 कह रहा है कि वरासत में मिला हुआ संपत्ति कैसे मिलेगा। तो ये कह रहा है कि जहाँ इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात कोई स्त्री किसी पुरुष भूमिधर, आसामी या किसी जोत में सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे और ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारंभ होने के पूर्व मृत्यु हो जाए, वह विवाह कर ले या पुनर्विवाह कर ले, वहाँ जोत में उसका हित धारा 107 और 112 के बंधु के अधीन यथास्थिति अंतिम पुरुष भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यागत होगा। अब निकटतम जीवित वारिस का तात्पर्य इसमें धारा 108 के अनुसार अभिनिश्चित वारिस से है। मतलब अगर जो कोई पुरुष से वरासत में कोई स्त्री प्राप्त करती है ज़मीन, चाहे भाई से प्राप्त करे, चाहे पिता से प्राप्त करे या किसी अन्य रूप में प्राप्त करे पुरुष वर्ग से, तो उसकी पहले तो कंडीशन ये है कि पुनर्विवाह कर लेती है तो संपत्ति तुरंत उसके निकटतम वारिस को चला जाएगा। नहीं करती है, अगर मृत्यु हो जाए तब भी वही कंडीशन है। तो 108 में जो कंडीशन गिनाए गए हैं अभी हम लोग ए से लेकर ओ तक पढ़े हैं और जो सिद्धांत पढ़े हैं उसके अनुरूप न्यागमन हो जाएगा। दूसरा आता है कि यदि वारिस में प्राप्त संपत्ति नहीं है, वरासत में प्राप्त संपत्ति नहीं है किसी पुरुष, उसकी स्ववर्जित संपत्ति या दान द्वारा प्राप्त किया हुआ है या किसी अन्य रूप में प्राप्त है, तब उसका कैसे उत्तराधिकार का न्यागमन होगा। धारा 110 बताता है कि स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भूधारक का उत्तराधिकारी जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात किसी स्त्री भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाए, वहां किसी जोत या उसके भाग में उसका हित धारा 107 से 109 के बंधु के अधीन रहते हुए नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत होगा। चाहे 109 में हो चाहे 110 में, दोनों में ये बात 107 की कह रहा है कि वसीयत यदि नहीं किया गया है तब इसकी बात आएगी। अगर उस महिला ने वसीयत कर दिया है मरने के पहले तो ये न्यागमन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो धारा 109 में हम लोगों ने देखा कि धारा 112 को बंधु का अधीन रहेगा और 107 को बंधु का अधीन, और यहाँ पे 110 में कह रहा है कि धारा 107 से लेके 109 को बंधु के अधीन रहते हुए। अब 112 को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें सह विधवा की बात कही गई कि यदि कोई दो विधवा है, अगर जो एक विधवा मर जाती है तो उसकी ज़मीन को कहाँ न्यागमन होगा, तो कह रहा है कि उसी के पास जुड़ जाएगा जहाँ पे वो सह विधवा है, और ये तभी होगा जब वो कि कहीं दूसरी विवाह ना की हुई हो। अब आते हैं हम लोग 110 में जो दिया गया है, इसमें क्रम क्या है उसको देख लेते हैं। तो यदि कोई स्त्री अपने बिना वसीयत के मर जाती है अपने संपत्ति को छोड़ करके, तो पहला कंडीशन ये है कि पहले उसके अविवाहित पुत्री और पुत्र को समान अंश में मिलेगा, चाहे पुत्रियां हों या पुत्र, कई पुत्र हों, उनको समान अंश मिलेगा। दूसरे पे हैं पति, यदि उसके मरने के बाद पति जिंदा हैं, पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं तो पति को मिलेगा। अब ये भी नहीं जीवित हैं तो विवाहित पुत्री को मिलेगा, और यहाँ पे उसके बाद ये भी जीवित नहीं है तो पुत्री का पुत्र या पुत्री का विवाहित पुत्री को मिलेगा। ये 5/8/2019 को अमेंडमेंट किया गया है। उसके बाद पिता को मिलेगा, ये भी जीवित नहीं है तो विधवा माता को मिलेगा। अगर जो ये लोग भी जीवित नहीं है तो भाई जो उसकी मृत पिता का पुत्र हो, प्रति शाखा अनुसार भाई का पुत्र। अगर ये लोग भी जीवित नहीं है तो अविवाहित बहन, उसके बाद विवाहित बहन और बहन का पुत्र। ये क्रम दिया गया है धारा 110 में। इस क्रम के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से अधिक मान्यता प्राप्त करेगा मिलेगा उसको उत्तराधिकार में। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक पुरुष और महिला को किस प्रकार उसके मृत होने पर उसकी संपत्ति का न्यागमन होगा। अब पुनः धारा 111 में अपवाद के रूप में दिया गया है कि किनका न्यागमन नहीं होगा। तो इसमें कुछ दिए हैं, कैटेगरी बनाई गई है, हम पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में दी गई किसी बात का अर्थ किसी हिंदू देवस्थान, मठ या डिप्टर संपत्ति या किसी मुस्लिम वक्फ जिसमें कोई जोत भी शामिल है कि प्रबंधन के न्यागमन पर लागू नहीं समझा जाएगा, और जो ऐसे व्यक्ति या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा जो उस पर लागू होते हों। इसको इन न्यागमन के सिद्धांत से बाहर रखा गया है।
अब धारा जो 112 का हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें ये बता रहा है कि उत्तरजीविता द्वारा सह खातेदारों के हित का संक्रमण, ये कैसे संक्रमणित होंगे। तो करें कि जहाँ 2 या उससे अधिक सह विधवाएं किसी पुरुष खातेदार का हित इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात उत्तराधिकार में प्राप्त करे और उनमें से कोई एक ऐसे प्रारंभ के पश्चात धारा 108 के अनुसार उत्तराधिकारी के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े बिना मर जाए या पुनर्विवाह कर ले, वहाँ ऐसी सह विधवा का हित उत्तरजीविता द्वारा उत्तरजीवी विधवा को, और जहाँ 2 या अधिक ऐसी उत्तरजीवी सह विधवाएँ हों वहाँ उत्तरजीवी सह विधवाएँ को समान अंश में संक्रमित हो जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि उस विधवा का कोई पुत्र या पुत्री जीवित है तो उसको मिलेगा, नहीं जीवित है तो जो उसके साथ में सह विधवा है उसको संपत्ति चला जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, मतलब उसका अंश उसमें सम्मर्ज कर जाएगा। इसके बाद इसका सब क्लास 2 कह रहा है कि जहाँ कोई भूमि 2 या अधिक सह खातेदारों द्वारा धृत हो और इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात उनमें से किसी एक की धारा 108 से 110 तक के अधीन उत्तराधिकार के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े बिना मृत्यु हो जाए, वहाँ ऐसे सह खातेदार का हित उत्तरजीवी सह खातेदारों को समान अंशों में संक्रमित हो जाएगा। अर्थात ये हुआ कि यदि कोई पुरुष या स्त्री जो भी है मृत होता है, उसके अगर जो 3 पुत्र हैं उनमें से एक पुत्र मर जाता है और उस पुत्र का कोई वारिस नहीं है, तो फिर वह संपत्ति दोनों पुत्रों में समान अंशों में विभाजित हो जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य है, एक उदाहरण से हमने समझाया। अब धारा 113 बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक नहीं रह गया हो या भारत से अन्य किसी देश का नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, तो उसके लिए यहाँ का उत्तर प्रदेश में अगर जो कोई भूमि है उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो ये कह रहा है कि उसके न तो कोई अपना इच्छा पत्र वो निष्पादित कर सकता है वसीयत, और न ही वो विरासत में कोई भूमि अर्जन कर सकता है, मतलब वो यहाँ पे सीधे सीधे उसको डिवार कर देता है। अब आते हैं हम लोग धारा 114, एक सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करता है जिसका न्यागमन में ध्यान दिया जाता है कि न्यागमन करते समय अधिकारी महोदय उसका ध्यान देंगे कि कैसे किया जाएगा। तो ये सामान्य शर्त है, और सामान्य शर्त ये कि यदि कोई व्यक्ति मृत होता है और मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा को कोई गर्भ में बालक हो, तो बालक जब जन्म लेगा तो क्या उसका अंश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यही धारा 114 का ये बताता है कि जी हाँ मिलेगा, उसको उसी प्रकार अंश बांटा जाएगा जैसे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी हो उस रूप में उसको लिया जाएगा, और उसका जिस दिन से मृत हुआ व्यक्ति है उस दिन से उसका निहित हित माना जाएगा। अब निहित हित हम लोग पढ़े हैं टीपी एक्ट में, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसको अपना अंश मिलेगा। उसके बाद एक काल्पनिक बात कहते है कि ये बी सब क्लास बी इसका कि यदि कोई 2 व्यक्ति एक साथ मर जाते हैं तो पहले कौन मरा बाद में कौन मरा, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। जैसे कोई एक परिवार का 2 व्यक्ति जा रहा है, एक गाड़ी में बैठकर एक के साथ एक्सीडेंट कर गया, तो पहले कौन मरा बाद में कौन मरा, इसकी गणना कैसे की जाएगी। तो इसमें सब क्लास बी बता रहा है इसका 114 का कि उस व्यक्ति को जो बड़ा होगा उसको पहले माना जाएगा मरा, और जो छोटा होगा उसको बाद में माना जाएगा कि मरा। ये काल्पनिक स्थिति बनाई जाती है। अब दूसरा एक कंडीशन और बता रहा है इसमें कि कोई व्यक्ति वरासत प्राप्त करने के लिए ही अपने किसी पुरुष या स्त्री का मृत्यु कारित कर दे, हत्या कर दे, तो क्या उसको न्यागमन होगा उसके उत्तराधिकारी के रूप में। तो ये सब क्लास सी बता रहा है कि नहीं। यदि कोई उत्तराधिकार पाने के लिए किसी व्यक्ति की हत्या करता है जिससे कि उसको जोत में मृतक का वारिस के रूप में प्राप्त हो जाए, तो उसको ये संपत्ति नहीं मिलेगी, और उसके लिए माना जाएगा कि वो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये मान के चला जाएगा कि वो व्यक्ति उस वरासत की जो श्रेणी है ए से लेकर ओ तक, अभी जो हम लोगों ने देखा है पुरुष के मामले में और स्त्री के मामले में, उसमें माना जाएगा कि वो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। इस तरीके से किया जाएगा। और धारा 115 में राजगामी संपत्ति बताता है कि जब कोई इन 108, 109 में या 110 में या 112 में जो बातें कही गई हैं उन व्यक्तियों का कोई व्यक्ति वारिस के रूप में नहीं रह जाता है, तो उस संपत्ति का क्या होगा, तो राजगामी संपत्ति डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसको करेगा कौन, तो उप जिलाधिकारी उस क्षेत्र का जहाँ में वो भूमि स्थित है इस प्रकार की घोषणा करेगा और उस संपत्ति को अपने अधिग्रहण में ले लेगा, और प्रत्येक 1 वर्ष के लिए उसको ऐसे रीति से जो इस अधिनियम के द्वारा विहित किए जाएं
बारंबार पट्टे पर देता रहेगा और वो 3 साल तक इंतज़ार करेगा कि उसका कोई दावेदार है कि नहीं। यदि 3 साल के भीतर कोई नहीं आता है तो सब क्लास 6 में उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो राज्य की संपत्ति घोषित हो गई और धारा 59 में वो ग्राम सभा को सुपुर्द कर दी जाती है या अन्य प्राधिकारी को सुपुर्द कर दी जाती है संपत्ति। एक कंडीशन और कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 3 साल के भीतर उपस्थित हो जाए और उपजिलाधिकारी के समक्ष यदि कोई आवेदन करता है दावे की और दावा उसका खारिज कर दिया जाता है तो उसे व्यथित है तो धारा 144 में वह घोषणात्मक वाद दाखिल कर सकता है और यदि उसमें भी वह व्यक्ति असफल हो जाता है तब धारा 115 का सब क्लास 6 लागू होता है कि उसकी संपत्ति को फिर राजगामी संपत्ति डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि एक संपत्ति कोई भूमिधर मर जाता है चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो तो उसकी संपत्ति का कैसे उत्तराधिकार के रूप में न्यागमन होगा। तो उसका 2 तरीका है, एक तो वसीयत द्वारा न्यागमन होगा, दूसरा ये धारा 108 से लेकर 114 तक में वर्णन किया गया है उसके अनुसार लागू होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। जिन व्यक्तियों को थोड़ा समझ में कम आएगा उनसे मेरा आग्रह है कि बेयर एक्ट एक बार ज़रूर पढ़ लें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, पुनः एक वीडियो के साथ पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।